आई एम सीनू एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सीनू ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे 11th क्लास के एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भारत भौतिक पर्यावरण का 4th चैप्टर क्लाइमेट यानी जलवायु। इसके फर्स्ट 5th पार्ट हमने कर लिए थे, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम करेंगे 6th पार्ट। देखिए, क्लाइमेट में हमारा चल रहा था सीजन्स यानी ऋतुएं। हमने विंटर सीजन और समर सीजन कर लिया था। आज हम करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु यानी वर्षा ऋतु, हमारा मानसून सीजन। और 4th आता है मानसून के निवर्तन की ऋतु यानी लौटता हुआ मानसून। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु यानी किस तरह से इंडिया में मानसून एंटर करता है वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फिगर की हेल्प से समझेंगे कि मानसून इंडिया में कैसे एंट्री करता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे 0 डिग्री भूमध्य रेखा और ये है इंडिया। 0 डिग्री भूमध्य रेखा जब सूरज की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, यहां से जाती है कर्क रेखा। जब सन की रेस कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो उस टाइम पर कर्क रेखा पर क्या हो जाता है, यानी हमारा जो उत्तरी भारत का मैदान है, उत्तरी भारत के मैदान में टेम्परेचर हाई हो जाता है और प्रेशर लो हो जाता है। इस लो प्रेशर को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध यानी दक्षिणी गोलार्ध से पौने कहां चलना शुरू हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम है और प्रेशर हाई है। यहाँ से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने, इस उत्तरी गोलार्ध में जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने, ये पवने इस डायरेक्शन में चलती हैं। जैसे जैसे ये इस डायरेक्शन में ऊपर होती जाएंगी, ये भूमध्य रेखा को पार करके इस डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। और इस डायरेक्शन में मुड़ने के बाद जो हमारे इंडिया की जो शेप है वो ट्रायंगल शेप है। इस तरह से ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है तो इस तरह से बढ़ने के बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक शाखा कहलाती है हमारी अरब सागर की शाखा और दूसरी शाखा कहलाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। इस तरह से ये पवने भूमध्य रेखा को पार करके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। इस वाली ब्रांच को बोला जाता है अरब सागर की शाखा और इस वाली ब्रांच को बोला जाता है बंगाल की खाड़ी की शाखा। इस तरह से ये व्यापारिक पवने इस तरह से फैलती फैलती ये इधर से इंडिया में एंट्री करती हैं, ये इधर से इंडिया में एंट्री करती हैं। इस तरह से पूरे भारत में वर्षा करती हैं। तो इस तरह से मानसून जो है इंडिया में एंट्री करता है। अब हम डिटेल में देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे इंडिया में एंट्री करता है। देखिए, मई के महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानों में यानी उत्तरी भारत का जो मैदान होता है वहां पर उत्तर पश्चिमी मैदानों में तापमान की तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। देखिए, मई जून के महीने में क्या है, उत्तर भारत के मैदान में टेम्परेचर हाई हो जाता है और प्रेशर लो हो जाता है, यानी निम्न वायुदाब की दशाएं वहां पर होना शुरू हो जाती हैं। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि ये हिंद महासागर से आने वाली दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं। देखिए, जून के महीने में जब उत्तरी भारत के मैदान में टेम्परेचर हाई हो जाता है और प्रेशर बिल्कुल लो हो जाता है तो वो लो प्रेशर हिंद महासागर यानी जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर से आने वाले जो दक्षिण गोलार्ध के व्यापारिक पवने हैं यानी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं वहां पर प्रेशर हाई होता है और टेम्परेचर लो होता है। तो उस लो उत्तर भारत के मैदान के लो प्रेशर को भरने के लिए ये पवने कहां पर एंट्री करना शुरू कर देती है, भूमध्य रेखा को पार करके इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती हैं। देखिए, जब दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने इक्वेटर को पार कर जाती हैं उसके बाद जब वो इंडिया की तरफ बढ़ती है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक बोला जाता है अरब सागर की शाखा और दूसरा बोला जाता है बंगाल की खाड़ी की शाखा। भूमध्य रेखा गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवने अपने साथ आर्द्रता लाती हैं।
देखिए जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, जब वो इंडिया की तरफ एंट्री करना शुरू कर देती हैं, यानी इक्वेटर को पार करती हैं, तो वो इंडियन ओशन के ऊपर से जाती हैं, यानी हिंद महासागर के ऊपर से जाती हैं। और वो पवने गर्म होती हैं, इस कारण से क्या है, वो हिंद महासागर से बहुत अधिक मात्रा में आर्द्रता ग्रहण करती हैं। और वो आर्द्रता यानी वो जो मॉइस्चर होता है वो फिर कहां पर गिराती हैं, वो इंडिया में गिराती हैं। इसी को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। इक्वेटर को पार करने के बाद जो उनकी डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट हो जाती है, यानी दक्षिण पश्चिम हो जाती है। और इसी को क्या कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। जो हमारे इंडिया में मानसून सीजन होता है उसी को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की जो ऋतु होती है उसमें वर्षा अचानक शुरू हो जाती है, और मानसून की पहली जो बारिश होती है उसमें क्या असर पड़ता है कि टेम्परेचर में गिरावट हो जाती है, यानी टेम्परेचर लो हो जाता है। जून के पहले हफ्ते में यानी जून के फर्स्ट वीक में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में वर्षा होती है, और जुलाई के फर्स्ट वीक में देश के आंतरिक भागों में वर्षा होती है। देखिए भारत का जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसको 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। एक अरब सागर की शाखा है, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अरब सागर की शाखा की। देखिए अरब सागर की जो शाखा है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किस तरह से अरब सागर से जो व्यापारिक पवने चल रही हैं, ये जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने इधर आके दक्षिण पश्चिम जो मानसून वर्षा करती हैं, वो किस तरह से 3 हिस्सों में बंटकर भारत के इस वाले इलाके में बारिश करती हैं। देखिए अरब सागर की जो शाखा है उसकी जो पहला पार्ट है, पहली जो उसकी ब्रांच है वो आती है इधर से, यानी ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट बिल्कुल ब्लॉक है, यानी बीच में से कटा फटा नहीं है। यानी यहां से जो एंट्री करती है जो शाखा, जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून की पवने यहाँ से एंट्री करती हैं, वो केवल यहाँ केरल, कर्नाटक, गोवा इनके तटीय भागों पर बारिश करती है। यानी ये जो पश्चिमी घाट है, जो वेस्टर्न घाट है, बिल्कुल उन पवनों को ब्लॉक कर देता है, यानी इस वाले हिस्से में पवनों को आने नहीं देता। इस तरह से ये वाली जो हिस्सा है, ये वाला बिल्कुल सूखा रह जाता है, जिसको वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा जाता है। देखिए यहाँ से जो पवने एंट्री करती हैं वो सिर्फ तटीय भागों में बारिश करती हैं। ये होगी पहली ब्रांच। उसके बाद अरब सागर की जो दूसरी ब्रांच है वो यहाँ पर मुंबई से जो नर्मदा तापी की घाटी है, यहाँ से वो इंडिया में अंदर एंट्री करती है, यानी मध्य प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ तक वो पवने जाती है और यहाँ पर बारिश करती हैं। पहली शाखा यहाँ पर केरल के तट पर टकराती है, यहाँ केरल, कर्नाटक, गोवा के तट पर टकराकर तटीय भागों में बारिश करती है, अंदर नहीं आने देती उनको पश्चिमी घाट। दूसरी शाखा इधर मुंबई से जो नर्मदा तापी की भ्रंश घाटियां हैं उनसे होकर ये पवने इंडिया के आंतरिक भागों में प्रवेश करती हैं। उसके बाद यहाँ पर बारिश करती है। तीसरी जो अरब सागर की शाखा है, तीसरी शाखा इधर सौराष्ट्र और कच्छ से इधर एंट्री करके अरावली रेंज के साथ साथ ऊपर बढ़ती हुई, यानी ये जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है क्योंकि इन पवनों को यहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर अरावली रेंज के साथ साथ इधर हरियाणा और पंजाब में ये पवने जाकर बारिश करती है, और हरियाणा और पंजाब में ये पवने इधर बंगाल की खाड़ी से आने वाले पवनों के साथ मिलकर यहाँ पर प्रबल होकर बारिश करती हैं। इस तरह से जो अरब सागर की शाखा है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाया गया है कि किस तरह से वो इंडिया में एंट्री करती है। देखिए हम बात कर रहे हैं मानसून की शाखाओं की, उसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं अरब सागर की मानसून पवने। अरब सागर की मानसून पवनों को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि किस तरह से 3 तरह से वो इंडिया में एंटर करती हैं। फर्स्ट आती है कि इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं, जैसे मैंने आपको मैप में बताया था कि पश्चिमी घाट उन पवनों को अंदर जाने से रोकते हैं। ये पवने पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ती हैं। आर्द्रता लेकर वो 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती हैं। ये पवने तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट की पवनाभिमुखी ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदानों पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी बारिश करती हैं, और पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवने नीचे उतरती हैं और फिर क्या होता है, वो गर्म होने लगती हैं। जैसे जैसे पवने ऊपर चढ़ती हैं टेम्परेचर उनका कम होने लगता है, और कम टेम्परेचर होने के बाद ये पवने क्या है वहां पर भारी बारिश करती हैं। और पश्चिमी घाट को पार करने के बाद जैसे जैसे पवने नीचे होना शुरू हो जाती है तो ये पवने गर्म होने लगती हैं। इससे इन पवनों की जो है आर्द्रता में
कमी आ जाती है। तो इस तरह से जो पश्चिमी घाट का जो पूर्वी हिस्सा है उसको वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि वहां पर बिल्कुल ना के बराबर वर्षा होती है। देखिए, अरब सागर से उठने वाली दूसरी शाखा के बारे में हम बात करेंगे। अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करते हैं, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक वो बारिश करती हैं। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर की बारिश होती है और यहाँ यह गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। यानी गंगा के मैदान में प्रवेश करने के बाद अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून पवनें एक दूसरे साथ मिल जाती हैं। तीसरी शाखा कौन सी है? तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती हैं। तो यहाँ यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती हैं और पंजाब और हरियाणा में ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की पवनों से मिल जाती हैं। देखिए, जो तीसरी शाखा जो सौराष्ट्र और कच्छ से जो पवनें अंदर इंडिया में एंट्री करती हैं वो अरावली के पैरेलल चलती हैं और इस तरह से पंजाब और हरियाणा में पहुंचने के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसून पवनें हैं उन दोनों का आपस में वहां पर मिलन हो जाता है और इस तरह से क्या है, जो वहां पर ये दोनों पवनें मिलने के बाद प्रबल रूप से बारिश करते हैं, यानी भारी बारिश होती है। तो इस तरह से जो पश्चिमी हिमालय यानी विशेष रूप से धर्मशाला में इन पवनों से बारिश होती है। तो इस तरह से अरब सागर से उठने वाले जो मानसून पवनें हैं उनको इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए, सेकंड हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की। देखिए, यहाँ से बंगाल की खाड़ी से मानसून पवनें इंडिया में एंट्री करती हैं। यहाँ भी इंडिया में एंट्री करने के बाद बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक तो इधर से होती हुई ये गंगा की घाटी की तरफ आगे बढ़ती हैं और इधर गंगा की घाटी में आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर ये किससे मिल जाती है? अरब सागर से आने वाली मानसून पवनों के साथ मिल जाती हैं। दूसरी शाखा इधर गारो खासी जयंतिया, जो मेघालय की गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं, इधर से ये पवनें एंट्री करती हैं और यहाँ पर इन पहाड़ियों में ये पवनें फंस जाती हैं क्योंकि इनको इधर उधर निकलने का कम रास्ता मिलता है। इस तरह से इन पहाड़ियों में फंसने के बाद ये पवनें यहाँ पर भारी बारिश करती हैं। खासी पहाड़ियों के मतलब शिखर पर जो मोसिनराम यानी चेरापुंजी जो मोसिनराम जो जगह है वो विश्व की सबसे ज्यादा बारिश वहां पर होती है, यानी मोसिनराम में क्या है, विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो इस तरह से यहाँ से जो पवनें इंडिया में एंट्री करती हैं गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में, इधर एंट्री करने के बाद ये पवनें कहाँ तक जाती हैं? ब्रह्मपुत्र की घाटी तक जाती हैं। तो इस तरह से बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। एक जाती है गंगा की घाटी की तरफ और दूसरी जाती है मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से होती हुई कहाँ तक जाती है? ब्रह्मपुत्र की घाटी तक जाती हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें किस तरह से इंडिया में एंट्री करती हैं। ये पवनें म्यांमार के तट और दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के थोड़े से भाग से टकराती हैं, लेकिन म्यांमार के तट पर स्थित जो अराकान की पहाड़ियां हैं वो इस शाखा के बहुत बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ विक्षेपित कर देती हैं, यानी उसकी तरफ उसको आगे बढ़ा देती हैं। इस तरह से एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है, यानी गंगा की घाटी से होती हुई वो पश्चिम की तरफ बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंचती है और दूसरी शाखा उत्तर और उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी तक आगे बढ़ती है। एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो खासी की पहाड़ियों से टकराती है और खासी की पहाड़ियों के शिखर पर जो मौसिनराम जो जगह है वहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा वो प्राप्त करता है। देखिए, बंगाल की खाड़ी की जो मानसून पवनें हैं वो इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक गंगा की घाटी की तरफ जाती है, दूसरी वो है मेघालय की गारो खासी पहाड़ियों से होती हुई ब्रह्मपुत्र की घाटी तक जाती है। इस तरह से अरब सागर की मतलब जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अरब सागर की शाखा में और बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा में। इस तरह से यहाँ पर हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून यानी इंडिया में जो मानसून की एंट्री है वो यहाँ पर खत्म होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत में जो मानसून के निवर्तन की ऋतु है किस तरह से भारत से मानसून वापस लौटता है, अब हम बात करेंगे उसके बारे में। देखिए, अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून के लौटने की ऋतु कहा जाता है, यानी मानसून के निवर्तन की
ऋतु कहा जाता है। सितंबर के अंत तक यानी सितंबर के लास्ट में, जो हमारा सितंबर का महीना होता है उसके लास्ट में, जो गंगा के मैदान पर निम्न वायुदाब का केंद्र था यानी जो लो प्रेशर क्रिएट था, वो धीरे धीरे दक्षिण की तरफ यानी साउथ की तरफ खिसकना शुरू कर देता है। यानी हमारा जो ITCZ जो उत्तरी मैदान पे बना हुआ था वो धीरे धीरे दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से दक्षिणायन होने से क्या है, वहां का टेम्परेचर क्या है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और वहां पर प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह जो सूरज की किरणें हैं वो दक्षिण की तरफ होना शुरू हो जाती हैं। मानसून के लौटने की ऋतु में मानसून सितंबर के पहले हफ्ते में पश्चिमी राजस्थान से लौट जाता है। देखिए, जब ITCZ दक्षिण की तरफ खिसकना शुरू हो जाता है तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून पवनें थी वो भी कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से मानसून धीरे धीरे इंडिया से लौटना शुरू हो जाता है। तो सितंबर के पहले हफ्ते में पश्चिमी राजस्थान से मानसून पूरी तरह से लौट चुका होता है। इस महीने के अंत तक यानी सितंबर के महीने के लास्ट में मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान, मध्यवर्ती उच्च भूमियों से पूरी तरह से पीछे हट चुका होता है और अक्टूबर के आरंभ में यानी अक्टूबर की शुरुआत में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है। धीरे धीरे जो मानसून पौने हैं यानी मानसून जो धीरे धीरे नीचे होना शुरू हो जाता है और नवंबर के शुरू में ये कर्नाटक और तमिलनाडु की तरफ बढ़ता है। अक्टूबर नवंबर के महीने में क्या है, मानसून लौटता हुआ मानसून कहां पर बारिश करता है, ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बारिश करता है यानी कर्नाटक और तमिलनाडु की तरफ बढ़ता है और दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह से हट चुका होता है। यानी दिसंबर के महीने में जो लो प्रेशर इंडिया के ऊपर क्रिएट था वो पूरी तरह से हाई प्रेशर में बदल जाता है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में आसमान साफ हो जाता है। साफ इसलिए हो जाता है क्योंकि बादल हट जाते हैं। बादल यानी मानसून हट जाता है तो बादल हट जाते हैं। इस तरह से आसमान साफ हो जाता है और साफ आसमान होने के कारण क्या है, टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। जमीन में अभी भी नमी होती है क्योंकि बारिश का मौसम अभी अभी गया है तो क्या है, जमीन में नमी होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं में मौसम कष्टकारी हो जाता है। देखिए, आपने फील किया होगा जब बारिश का मौसम खत्म होता है उस टाइम पर क्या है, टेम्परेचर एक बार हाई हो जाता है क्योंकि बादल हट जाते हैं और जमीन में नमी होती है जिसके कारण क्या है, जो पसीना आता है वो पसीना बिल्कुल सूखता नहीं है। तो इस तरह से क्या है, मौसम कष्टकारी हो जाता है, मतलब एक तरह से चिपचिपा मौसम शुरू हो जाता है। इस तरह से आमतौर पर इसे कार्तिक मास की उष्मा का नाम दिया जाता है यानी कार्तिक मास की उष्मा को चिपचिपे मौसम को कहा जाता है। अक्टूबर में तापमान तेजी से गिरने लगता है यानी जब सितंबर खत्म हो जाता है अक्टूबर शुरू हो जाता है तो तापमान धीरे से गिरने लगता है। मानसून के निवर्तन में उत्तरी भारत में सूखा हो जाता है क्योंकि वहां से मानसून लौट जाता है उत्तरी भागों से और पूर्वी भागों में बारिश होती है यानी लौटते हुए मानसून से बारिश होती है और अक्टूबर और नवंबर में सबसे अधिक वहां पर बारिश होती है। देखिए, ये जो लौटता हुआ मानसून है, लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बारिश करता है। इस तरह से इंडिया से मानसून धीरे धीरे बिल्कुल लौट जाता है, वहां पर निम्न वायुदाब का केंद्र बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून और मानसून के निवर्तन की ऋतु यहाँ पर हमारी खत्म होती है यानी हमारे सीजन्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।